है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वृष्क गौरी। सत्ता का संग्राम में आज बात उस क्षेत्र की जिसे आप बस्तर का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांकेर की। कांकेर से ही बस्तर अंचल की शुरुआत होती है। जितना दिलचस्प दक्षिण बस्तर की सियासत रही है, उतनी ही प्रभावकारी राजनीतिक यहाँ पर गढ़ उत्तर बस्तर कांकेर भी रहा है। कांकेर लोकसभा अपने अस्तित्व के बाद लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा बदलाव किया जिसका असर आज तक कांकेर में दिखाई देता है। अविभाजित मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस का जो किला ढहाया, उसे नए राज्य छत्तीसगढ़ बनने के बाद बीजेपी ने अभेद बना दिया। क्या अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस बीजेपी के इस अभेद गढ़ को भेद पाएगी? सवाल बहुत बड़ा है, जिसका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। क्या बीजेपी मोदी के आज से कांकेर की राजनीतिक विरासत को बचा पाएगी? दोनों दल के नए चेहरों को लेकर क्या है जनता की राय और क्या है सियासी दलों की रणनीति? ये सब कुछ आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले कांकेर के जो सियासी समीकरण है उसे समझ लेते हैं इस रिपोर्ट में। प्राकृतिक सुंदरता को समेटे केशकाल घाटी वाला ये इलाका कांकेर है। इसे उत्तर बस्तर के साथ ही बस्तर अंचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। इसमें कांकेर जिले की अंतागढ़ भानु प्रतापपुर और कांकेर, कोंडागांव जिले की एक सीट केशकाल, धमतरी जिले की सिहावा और बालोद जिले की बालौद, टोंडी लोहारा और गुंडरदेही शामिल है। उत्तर बस्तर कांकेर लोकसभा के रूप में साल 1967 में पहली बार अस्तित्व में आई और उस वक्त देश के भीतर कांग्रेस की हुकूमत थी। लेकिन यहाँ के पहले चुनाव में नए राजनीतिक दल के तौर पर अस्तित्व में आए जनसंघ ने यहाँ जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। पहले चुनाव में जनसंघ की टिकट पर त्रिलोकलाल प्रियेंद्र शाह ने जीत हासिल की। हालांकि ये जनसंघ की पहली और आखिरी जीत साबित हुई। कांग्रेस ने 1971 के चुनाव में कांकेर से अपना खाता खोल क्षेत्र में पैर जमाना शुरू कर दिए। इस चुनाव में अरविंद नेताम जीतकर लोकसभा पहुंचे। नेताम बस्तर से दिल्ली में आदिवासियों की पहचान बने। इन्होंने 1971 के बाद लगातार 4 बार 1980, 1984, 1989 और 1991 में जीत दर्ज की। नेताम ने जीत हासिल कर न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्र स्तर पर सशक्त आदिवासी नेता के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि मालिक मकबूजा प्रकरण में अरविंद नेताम का नाम सामने आने के बाद 1996 में उनकी पत्नी छबीला नेताम ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत का परचम भी लहराया। लेकिन इसके बाद के चुनाव में अरविंद नेताम के साथ कांग्रेस की भी जीत की परिपाटी टूट गई। कांकेर में 1975 में इंदिरा सरकार की ओर से लगाए गए आपातकाल का असर दिखा। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में पूरे देश में चल रही कांग्रेस विरोधी लहर के बीच जनता पार्टी के अघन सिंह ठाकुर ने जीत हासिल कर बता दिया कि आदिवासी बाहुल्य कांकेर भले ही आवागमन के लिहाज से देश के अन्य हिस्सों से पिछड़ा हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मजबूत गढ़ कांकेर में बीजेपी ने बाजी मारी। यही वो साल था जिसके बाद से इस सीट पर बीजेपी की जीत का शुरू हुआ सिलसिला अब तक बरकरार है। वैसे बीजेपी की जीत के असली हीरो सोहन पोटाई रहे। इस संसदीय क्षेत्र में नेताम के बाद सोहन पोटाई ही ऐसे सशक्त नेता हुए जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि लगातार 4 बार बीजेपी की टिकट पर जीत हासिल की।
वे 1998 के बाद 1999, 2004 और 2009 में चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। वहीं 2014 के चुनाव में बीजेपी ने पोटाई की जगह विक्रम उसेंडी को टिकट दिया और ये भी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे। आगामी चुनाव में कांकेर सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। दोनों ही दलों ने इस बार बिल्कुल नए चेहरे को मैदान में उतारा है। अब की बार कांग्रेस के बीरेश ठाकुर और बीजेपी के मोहन मंडावी के बीच मुकाबला है। कांकेर के भीतर दोनों की लोकप्रियता जनता के बीच में बराबरी की बताई जाती है, मतलब दोनों नेताओं की छवि मिलनसार है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी के सामने चुनौती ज्यादा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सत्ता है, लिहाजा इसका असर आम चुनाव में दिख सकता है। लेकिन कांकेर की राजनीति में सबसे अहम है अरविंद नेताम और सोहन पोटाई। अरविंद नेताम की कांग्रेस में जहां वापसी हो चुकी है, तो वहीं पोटाई 2014 में टिकट कटने के बाद से बीजेपी छोड़ चुके हैं। सियासत से परे इन दिनों अब नेताम और पोटाई की जोड़ी की खूब चर्चा होती है। पोटाई ने सर्व आदिवासी समाज के जरिए अपनी राजनीति को जारी रखा है। वे एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, जबकि कभी एक दूसरे के खिलाफ नेताम और पोटाई चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब सियासी गठजोड़ में दोनों एक साथ हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए 2019 का चुनाव कांकेर में पहले की तरह आसान नहीं है। कांकेर से सुशील सलाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। कांकेर लोकसभा सीट पर बाजी कौन मारेगा? इस संसदीय क्षेत्र की जनता का मूड आखिर कैसा है? माननीयों के मन में क्या है, ये सब आज हम जानेंगे और इसके लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं कांकेर, जहां से स्वास्थ्य संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, कांकेर सीट पर अब की बार कौन दमदार लग रहा है? लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? ओवर टू यू। शुक्रिया रश्क। Sharda TMT presents Satta Ka Sangram in association with Aarti Group, powered by ISBM University, supported by Job Spice, Vast Ever, श्री बालाजी की ओर से मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम अपने मेहमानों को परिचय करा दें। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में, मोहन मंडावी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए। कांग्रेस की ओर से है विधायक अनूप नाग, हाल में ही ये विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की इन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं भरत मटियारा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ सुमित्रा मार्कोले जी, पूर्व विधायक रह चुकी हैं। इन तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच है जनता जनार्दन, तमाम अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी नेताओं के स्वागत के साथ साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और चूंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, इसलिए आप सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का दौर शुरू करते हैं, लेकिन जो परंपरा हमारी रही है कि सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वोट जनता क्यों दे। मोहन जी, बीजेपी ने, बैठे रहिए कृपया। मोहन जी, बीजेपी ने बड़ी उम्मीद जताई है, आप पर प्रत्याशी बनाया है, क्यों जनता वोट दे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे माननीय डॉक्टर साहब रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जी, इतना 15 साल के विकास काम किए हैं, जो 4 के चिरौंजी के बदले में हम नमक लेते थे। एक कपड़ा को पहन करके बस्तर के लोग अपना जीवन यापन करते थे, कहीं रोड पुल पुलिया नहीं था। 15 साल में इतना पुल पुलिया बना है, और सबसे पहले हमारे गरीबों का देखा है ना, और हमारे लिए फ्री में चावल देना चालू कर दिए। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपने कंठी माला। अपने भूखे पेट के लिए सबसे पहले काम किए उन्होंने। इसलिए रमन सिंह के कार्यकाल जो हुआ है ना, 70 साल का कांग्रेस ने नहीं किया है। और दूसरा चीज, मोदी जी जो काम किए हैं, आज देख रहे हो कहीं भी बम ब्लास्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है नहीं? अब अभी सरकार चेंज होने के बाद रायपुर का देखो घटना, गोली मारी जा रही दिन में। पुलवामा हुआ है, पुलवामा हुआ, इसी कार्यकाल में पुलवामा हुआ है। अरे पुलवामा तो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक था, है कि नहीं? आप देखते जाइए हमारी सरकार आने के बाद, है ना। और हम भाई साहब, यदि हमारी सरकार हर हालत में बढ़ेगी, और आज दुनिया चाह रही है, विदेश भी चाह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया संगठित होंगे। पुलवामा सर्जिकल नहीं, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक था। खैर अनूपनाथ जी, कांग्रेस को जनता क्यों वोट दे भाई? बीजेपी ने विकास करने का दावा किया है। आप जानते हैं, प्रदेश में 15 वर्ष तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देश में हमारे कृषक, अन्नदाता, जिसे हम अन्नदाता कहते थे, 15 साल ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से इतना त्रस्त हो गए थे कि आत्महत्या करने लग गए थे। उनके
कड़ी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता था, उनका मेहनताना नहीं मिलता था। हमारी कांग्रेस सरकार ने जैसे ही सत्ता पे आई, किसानों के सारे कर्ज माफ कर दिए। अब क्यों नहीं देगी हमारी जनता हमको? जरूर हम दिल्ली भी जाने वाले हैं। दिल्ली भी जाने वाले हैं। कोमल हुपेंडी जी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में इन्हें। कोमल जी, प्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पार्टी इस चुनाव का हिस्सा नहीं बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में, देश में जरूर आप कांग्रेस के साथ जाने की तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, आपसे ये नहीं पूछूंगा क्यों वोट देना चाहिए, आपसे ये पूछूंगा किसे वोट देना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस बार देश का जो तानाशाही सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंक कर एक अच्छी व्यवस्था इस देश में हो, धोखेबाज और तानाशाह यहाँ की सरकार न रहे, इसके लिए आम आदमी पार्टी इस बार देश के लोगों से अपील करेगी कि सरकार को बदलने के लिए आप वोट करें। सरकार को बदलने के लिए वोट करेगी, अपील करेगी आम आदमी पार्टी। भरत जी, कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है जीत की, लगता है कि कांग्रेस के सपने पूरे हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का केंद्र का सरकार का जो तमाम योजना और आम जनमानस तक वह योजना पहुंची है, ये सारे बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आएंगी। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार देश में जो विभिन्न प्रकार के घटना घट रहा है, आज जो पुलवामा में जो घटना घटा वह बहुत खेदजनक है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जिस प्रकार चल रहा है और जिस प्रकार एक देश को सर्वोच्च उसमें सदन को सारे लोग निहार रहे हैं, देश को एक सम्मान की तरफ से निहार रहे हैं। निश्चित रूप से आज पहले का प्रदेश अलग था, प्रदेश का बात था। आज देश के हित में लोग भारतीय जनता पार्टी को ओर नजर कर रहे हैं और नजर मिलाकर देख रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आने वाला कल में मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है बढ़ते क्रम में रहेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी ने अपनी सूची जारी की तो एक बड़ा विरोध देखने को मिला था सुमित्रा मार्कोले जी का कांकेर से। नाराजगी अभी भी है या दूर हो गई? अभी भी है। अभी भी नाराजगी है? नाराजगी की वजह क्या है? मैं सच बोलूं कि सच ही बोलिए, फिलहाल तो झूठ बोलूं? सच बोलिए। देखिए, मैं इसलिए नाराज हूं, 2013 में मेरे को यानी कि प्रत्याशी नहीं बनाए तब भी चुप थी, 2018 में भी प्रत्याशी नहीं बनाई तब भी मैं चुप थी, 2019 में मैं लोकसभा के लिए इच्छा जाहिर की थी तब भी हम हमारे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए यानी कि एक शिक्षक थे उसको प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि वर्षों से जमीन में काम कर रहे हैं, एक दिन न एक दिन हमको अवसर मिलेगा करके उन लोग काम करते हैं। ऐसी नजरअंदाज किया जाएगा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि उपेक्षित होते जाएंगे तो निराशा आता है। बड़ी बेबाक राय आपने रखी है, लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप बीजेपी के साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो अपने काम करूंगी कि बीजेपी काम करूंगी? तो आपने नामांकन वापस नहीं लिया? नहीं ली हूँ मैं। मोहन जी, चुनौती मानते हैं कांग्रेस चुनौती है कि सुमित्रा जी चुनौती? नहीं, वो कोई चुनौती नहीं है, वो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रही है और निश्चित रूप से वापस आएगी, आप देखते रहिए। वापस आएंगी? आप वापस आएंगी? मैं एक बार बोली हूँ, दोबारा फिर बोल रही हूँ, मैं माने कि अपने ठान ली हूँ। मैं मेरे एक सती होने से यानी कि जब इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या पूर्वज का आप इतिहास को देखें, जब अत्याचार बढ़ता है तो एक नारी सती होने के लिए तैयार होता है। मेरा युवा जनरेशन, मेरा कार्यकर्ता ने मैं कुर्बान कर दूंगी तो मेरा परवाह नहीं है। परवाह नहीं है भाई, चुनावी मैदान से हटने को तैयार नहीं है सुमित्रा जी। लगता है कि इन दो प्रत्याशियों के बीच में एक बीजेपी के तो घोषित प्रत्याशी हैं और एक नाराज प्रत्याशी हैं, कांग्रेस को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आपका जैसे टाइटल है सत्ता संग्राम, हम तो लगता ही नहीं हम किसी से संग्राम कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि हम कहीं संग्राम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बड़ा तमन्ना लेके आए थे, मगर यहाँ तो योद्धा ही वीर ही खाली है। नहीं, चुनाव तो संग्राम होता ही है, बिल्कुल। क्यों मोहन जी? बिल्कुल संग्राम होता है और संघर्ष होना चाहिए, है ना। हम तो कहते हैं संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा,
आगे नहीं बढ़ेगा। ये धर्म युद्ध है। प्रजातंत्र में, राजनीति में एक धर्म नीति है और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ संघर्ष कर रहे हैं। विजय श्री हम ही को मिलेगी, आप नोट करिए। मोहन मंडावी जी का एक परिचय जरूर बता दूं दर्शकों को कि ये रामकथा मानस के प्रख्यात व्यक्ति हैं और लगातार इस दिशा में भी लोकप्रियता हासिल करते आए हैं। लगता है कि जो दावा कर रही है बीजेपी वो जमीनी तौर पर, पुख्ता तौर पर सच साबित होगी। सपना देखने में क्या लगता है? सपना देखने में कुछ नहीं लगता। ये तो बाजू में दो हस्ती बैठे हैं, यही इनका विरोध है तो फील्ड में क्या होगा अंदाज लगा लीजिए। भरत जी, बीजेपी ने नारा दिया था विधानसभा चुनाव में मिशन 65, 15 पर सिमट गई बीजेपी, 68 जीत गई, कांग्रेस जीत गई। निश्चित रूप से सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना, जो जन्म से मृत्यु तक राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था, उसको जनमानस तक पहुंचा, लेकिन उस बात को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा योजना बनाकर दिया गया है, इसको बताने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुआ। उसका परिणाम रहा कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जिस उत्साह से काम कर रहे हैं, कल भी हमारा नामांकन था और सारे के सारे 8 विधानसभा से जिस प्रकार सारे लोग, एक कार्यकर्ता जो नया पुराना युवा सारे लोग आ गए, जिस प्रकार हमारा 7,000 का लगभग रैली चला, उससे देखकर लोगों में काफी उत्साह रहा। और जिस प्रकार हमारा ये सारे इस बात का संदेश देता है कि सारे के सारे उपस्थिति इस बात का संदेश देता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। वही नारा तो बीजेपी भी दे रही है, मिशन 11, 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी, ये दावा करती है। लगता है कि नारा इस बार भी कांग्रेस, जिस तरीके से कांग्रेस कहती है कि मिशन 65 का नारा बीजेपी का था, हमने 68 सीट जीती, आप क्या कहेंगे? ये मात्र 7,000 की जनता की भीड़ और रैली को देख के ये 11 सीट की बात करते हैं। 3 दिन पहले हमने 15,000 की रैली जनता की लेके चले थे, वो शायद नहीं दिखे, उससे अंदाजा नहीं लगा सकते। 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। कांकेर लोकसभा में 8 विधानसभा में कांग्रेस की विधायक हैं और जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं कि हमारी 15,000 का भीड़ था, मैं जहां तक समझता हूं 1,500 से 2,000 का भीड़ था। आम जनमानस, कांकेर के नागरिक हैं, कांकेर के नागरिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सारी चीज को, इस बात को जानते। खैर उस मुद्दा मेरे को नहीं जाना है, लेकिन मैं इस बात का मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारा जो 11 सीट है, वो 11 सीट हमारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। देश में जिस प्रकार टिकट बंटवारा, जिस प्रकार मैं पहले भी बोल चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का पार्टी है और कार्यकर्ताओं को पार्टी होने के कारण सारे लोग को लड़ने का अधिकार है और निश्चित रूप से उसके तहत आज जिस प्रकार जो युवा शक्ति है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और नए चेहरे को मौका दिया है। मिश्रा जी से एक सवाल कर लूं मैं, इस वक्त की मिशन 11 को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं, आप तो बीजेपी से अलग रहकर चुनाव लड़ रही हैं, इन दोनों के दावे को क्या खारिज करती हैं आप? मैं खारिज करती हूँ। यानी कि मई 23 तारीख को पता चलेगा। इन लोग चौपाई पढ़ रहे हैं और यानी कि गाना गा रहे हैं, तो पता चलेगा कि जनता इस समय जनादेश किसको देगा। मैं जीत के आ रही हूँ, आप लोगों को दावे के साथ बोल रही हूँ, जनता मेरे पर जनादेश दे रही है और सभी कार्यकर्ता अंदर से मेरे साथ में हैं, क्योंकि उपेक्षित है, मेरे कार्यकर्ता को उपेक्षित महसूस हो रहा है, इसलिए मैं इतना बड़े कदम उठाई हूँ। चलिए इसके बीच अब जनता के बीच पहुंचूं, जनता जनार्दन के बीच पहुंचूं, इसके पहले मुद्दों पर बात करते हैं कि कांकेर लोकसभा सीट के चुनावी मुद्दे क्या होंगे। सबसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी मोहन जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप लोग? हमारे विकासी मुद्दे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए, इतना काम कभी आप जिधर भी जाओ, रोड पुल पुलिया, जब से हमारी सरकार आई है तब से देखो। और ये तो ये कांग्रेस वाले केवल ये हमारे भगवा का खिलाफ, तो इसका खिलाफ है ना, इसी में लगे। हमारे राष्ट्र का प्रतीक जो झंडा देखिए केसरिया है, केसरिया क्या विरोध कर रहे हैं, दुर्भाग्य है। अरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब समझ गए हैं, अब तेरा दुख दर्द हृदय का, अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिए हैं हम केसरिया बाना, हम केसरिया बाना। केवल
पहचानती माता की धरती की जो पुकार है, इस धरती का पुकार हमारे भारतीय जनता पार्टी ही समाप्त कर सकती है अन्याय अत्याचार को, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। देखिए ये दावा है अनूपनाथ जी, जिंदगी भर आपने पुलिस में रहकर लाठियां भांजी है, इस तरीके से संगीत और लयबद्ध तरीके से तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी किन मुद्दों के बूते आप जनता के बीच जाएंगे? गाना और लोरी से बच्चे सो जाते हैं, हम तो जगाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ। देखिए तो सही आगे आगे 11 में 11, 11 में 11, 11 में 11, 11 में 11। तो ठीक है, वो तो दावा है, लेकिन मुद्दा क्या है इस चुनाव में आप लोगों का? विकास विकास का मुद्दा तो बीजेपी ले गई। पार्टी के लोगों ने 15 साल तक यही कहते फिरते थे कि हम हर गांव में हर परिवार को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। इनके दिमाग में अभी भी नहीं है आया ये किसानों के पूरे कर्जा हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आई 2 घंटे के अंदर माफ कर दिया गया। ये तो अभी उसकी गाना ये इन सब चाहिए तो यहाँ भजन और लोरी गा रहे हैं। तो इन सब पहलुओं को आप चुनावी मुद्दे के तौर पर भुनाएंगे? यही हमारा नारा है और यही हमारा नारा रहेगा, और हमारे मतदाताओं के दिलो दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सरकार को जैसे छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंका है, बहुत जल्दी हमारे मुखिया, क्या नारा चल रहा है आजकल, चौकीदार, उसको भी हम उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, नारा तो ये भी चल रहा है मोदी है तो मुमकिन है, क्यों? भारतीय जनता पार्टी जब से इनकी कांग्रेस की सरकार बनी है, इनके जो जमीन है ना, वो जमीन पैर है ना जो जमीन में नहीं है। आज ये लोग बोलते हैं किसानों का कर्ज माफ किए हैं, आज किसानों का कर्ज केवल लेम्स का कहीं कहीं माफ हुआ है, उनको प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। बैंक का कर्ज आज भी यथावत है, और कितने लोगों को, किसान लोगों को माफ किए हैं। एक गांव में 500 परिवार रहता है, 500 परिवार में 500 लोग किसानी करते हैं, कर्ज लेता है मात्र 25 से 30 लोग। ये 25 से 30 लोग किसान को कर्ज को माफ करके ये शो करना चाहते हैं हमने छत्तीसगढ़ का किसानों का कर्ज माफ किया। बंधुओं, आज जिस प्रकार ये किसानों के नाम से एक ढिंढोरा पीट रहे हैं, निश्चित रूप से आज के वर्तमान की सरकार बदलेपुर की राजनीति कर रही है। कांकेर का इतिहास की बात करूं, कांकेर में एक ऐसा अधिकारी लोग का जिस प्रकार तबादला का जहां तक दौर चला है, 27 तारीख को अधिकारियों का आर्डर आता है, स्थानांतरण आर्डर, लेकिन 26 तारीख को उसको भार मुक्त कर दिया जाता है। ये बदले की भावना से लोग काम, ये ऐसे, भाई साहब मेरा बात को या तो सुन लीजिए, बताइए। ऐसे अगर बदले के भावना से अगर इन लोग काम करेंगे तो यहाँ की जनता भली भांति इस चीज को, सारी चीज को समझ रही है और जान भी रही है। और निश्चित रूप से इस वर्तमान में जो इनका जिस प्रकार हर एक फाइल को उठाना, रेत माफिया को बढ़ावा देना, और प्रदेश सरकार इसमें रेत माफिया में खुद इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे चीजों को बढ़ावा देकर इन लोग क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ नहीं आता। पहले बार इनको बोला गया था कि इन लोग बोले थे कि अपन जैसी हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 साल का बोनस देंगे, और बोनस आज तक नहीं दिए हैं। आज जिस प्रकार दारू भट्टी के चलाने की बात हो, दारू बंद करने की बात, उसमें भी बात आगे करेंगे। या ढिंडोरा पीट और आप डपली पीट, ये किसने रोका है? सुमित्रा जी, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, इन 2 तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने मुद्दों की बात रखी, आप किन मुद्दों के बूते जाएंगी? मैं समझती हूँ कि यहाँ पे सिंबल के आधार से चुनाव होता है बोलते हैं, लेकिन सिंबल के चुनाव होता है, इसको मैं मानती हूँ, बशर्ते प्रत्याशी ऊपर भी डिपेंड करता है। स्थानीय मुद्दा रहता है कि प्रत्याशी के ऊपर, इसके आधार से चुनाव लड़ा जाता है, और उसके आधार से भी अनेक जनता देती है। यहाँ पे दोनों प्रत्याशी यानी कि कांग्रेस भी और बीजेपी भी सही नहीं है, इसलिए जनता वोट देगी। चलिए, प्रत्याशी सही नहीं इसलिए जनता वोट देगी। देवलाल दुग्गल जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, थोड़ा लेट आए आप। हाँ, तो क्या जानना चाहते हैं? प्रचार में जुटे थे आप? अरे नहीं भाई, प्रचार में तो अपन चालू ही है, भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, और हम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव हर प्रयास पूरा कर रहे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा दुग्गा जी, बहुत पुराने नेता हैं आप,
मोहन मंडावी जी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी, सुमित्रा मार्कोली जी की नाराजगी के बीच इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ रही हैं। आपके सामने कोई संकट, धर्म संकट तो नहीं है कि किसके लिए काम करना है? मैं आपको अभी अभी बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं लगभग 50 साल से। और बैकड्रॉप पे कोई फॉरवर्ड नहीं, सिवाय बीजेपी और कमल छाप और नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है इस देश में। वही इस देश को संभाल सकता है। आज आपने देखा होगा अंतरिक्ष में भी उन्होंने पूरा संसार में चौथे नंबर का ताकत बनवा करके पूरा संसार को दिखवाया। भारत शक्तिशाली हुआ, भारत विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त कर चुका है। ऐसे प्रधानमंत्री देशवासियों को चाहिए। ये देश के लिए चुनाव हो रहा है, कोई नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को ही चुनाव जिताना है। और आम जनता में आज चर्चा का विषय है कि देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आर्थिक मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, ये ऐसी मन में जनता ठान चुकी है। चलिए अब जनता जनार्दन के बीच चलते हैं। किसानों के मुद्दे पर बड़ी चर्चा होती रही है विधानसभा चुनाव के दौरान। किसान से ही शुरुआत करते हैं, क्या सवाल आपका? अभी हमारे प्रत्याशी लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, विकास हुआ है, विकास हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, 70 साल के अंतर्गत यहाँ पे कांकेर पे रेल रूट क्यों नहीं आया? रेल लोगों को शोषण हो रहा है। हम 35 रुपए में रायपुर चले जाते थे, रायपुर जाते हैं रेल होने से। अभी बस में हमको 200 रुपए देना पड़ता है। तो क्या पब्लिक का शोषण नहीं हो रहा है? केवल विकास काफी है क्या? हमको यहाँ के रेल चाहिए, और जब तक रेल नहीं होगा तो वोट को क्यों देंगे? जो हमको रेल रूट देगा हम उसको वोट करेंगे। इस पे जवाब ले लें और कोई सवाल? बिल्कुल जवाब लीजिए। मोहन मंडावी जी, क्या ये आपके चुनावी एजेंडे का हिस्सा है कि कांकेर को रेल नेटवर्क से जोड़ना है? हम बिल्कुल प्रयास करेंगे इससे जोड़ने। हम तो उद्योग धंधा स्थापित हो वही जो राम रक्षी शाखा कोकर तक बढ़ाई शाखा, आप देखते रहिए क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? बड़ी उत्सुकता है लोगों को जानने की। बिल्कुल, अरे हमको तो आशीर्वाद मिल गया है। हम सर्वधर्म सर्व समभाव और जनोजात को लेकर चलने वाला, हम लोगों को देवी देवता तो आशीर्वाद दिए और हमको तो अल्लाह ने भी आशीर्वाद दिए। आप मेरे व्हाट्सएप देखेंगे, ऊपर में मखदूम पाप का झंडा लहरा रहा है, आप देखेंगे। अरे जाएंगे मदीनों में, जाएंगे मदीनों में, रहते ख्वाजा है मेरे, है मेरे, है मेरे, है मेरे। जाएंगे मदीनों में, जाएंगे मदीनों में, रहते ख्वाजा है मेरे, है मेरे, है मेरे, है मेरे, है मेरे, है मेरे। ये टेलर है, कभी हम दिखाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहेंगे इस पर? 70 साल तक रेल नेटवर्क नहीं पहुंचा कांकेर में, लंबे समय तक आप लोग की सरकार थी। ये बीजेपी का तो मुद्दा बन रहा है, आप लोग का भी मुद्दा है। रेल लाइन निश्चित आएगी। अभी केवटी तक आ गई है, भानु प्रतापपुर क्रॉस हो गया, उसका ऐसा डाइवर्ट कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में हुआ है और कांकेर तक का सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। मैं आप दन्नाग जी को बताना चाहता हूं, इन्होंने आजादी के 70 साल में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही और इन लोग कभी भी रेल के बारे में सोचे भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए भैया, या तो मेरे पूरा बोलने, आप उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जिस प्रकार इन लोग रेल का कभी वो नहीं किया। आज हमारे कांकेर जिले में रेल लाइन है और कांकेर तक का सर्वे का काम भी, सर्वे के लिए पैसा भी आ गया, सर्वे भी हो रहा है। और कांकेर से वो दुधावा होके कोटल भट्टी होके सीधा जाएगा विश्रामपुरी, वहां से जाएगा कोंडा गांव से जगदलपुर जाके कनेक्टिविटी में जुड़ेगा। और बताइए, बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने दावा कर रही है बीजेपी। इनकी सोच में मुझे तरस आता है। ये लोग बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये जिस जगह में बैठे हैं ना, ये नेता चार, ये किसकी सरकार थी तब ये बनी है? जहां पढ़े हैं वो स्कूल को किसने बनाया, जरा इनसे पूछिए। ये तो अंग्रेजों का है, आपको ये मालूम नहीं है? आप 1932 ये अंग्रेजों के, आप पहले बैठ जाइए, आप पहले बैठ जाइए। अंग्रेज देखिए, इनको ये मालूम नहीं है। अभी प्रत्याशी बने हैं, अभी है ना, अभी चुनाव जीत के आए हैं, 1932 में बना है। आप देखिए, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो क्या उस समय कांग्रेस की सरकार थी? ये अंग्रेजों की सरकार को कांग्रेस की सरकार मार रही है। आप जहाँ स्कूल
मंडावी जी से पूछिए कि जिस स्कूल में ये टीचर थे, जिस स्कूल में पढ़े हैं, वो किसकी गवर्नमेंट थी तब बनी थी। अरे भाई 2-4 स्कूल खोलने से कुछ नहीं होता, हम लोग तो लाखों जगह स्कूल खोल दिए। आप स्कूल कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही पार्टी के नेता बस आरोप और प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। मैं दोनों ही पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा के लिए आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ में बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आपने। बस्तर में एक भी कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है जहां पे कोई अस्पताल में कोई पुलिस वाला घायल हो जाता है, उसको इलाज करने के लिए बस्तर में एक भी अस्पताल नहीं है, उसको हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाना पड़ता है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, 23 लाख युवा छत्तीसगढ़ में आज भी बेरोजगार हैं जो पंजीकृत हैं, उसके लिए आप दोनों पार्टी। ये बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन बस्तर में ही 23 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं कोमल उपेंडी। आप देखिए भाई साहब, अभी बोल रहे थे ना शिक्षा के बारे में, आप दंतेवाड़ा जाके देखिए कितना स्कूल बना है, कहीं और कहीं जगह नहीं होगा, आप जाके देखिए। दूसरा चीज, हमारे रोजगार के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बस्तर में रेल लाइन से जोड़ा, ये देख रहे हैं ना, अपने भानु प्रताप से लगा हुआ कांकेर जिला तो है। और दूसरा हमारे उद्योग लगा है, नगरनार जाके देखिए, हमारे तो कई उद्योग धंधा स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई लोग विरोध करके हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम 2500 रुपए तो दे रहे हैं, किसी को मिला 2500 रुपया, किसी का बिजली बिल हाफ हुआ नहीं हुआ, ये केवल झुनझुना पकड़ा रहे हैं, है ना। और अब ये इसके सपने में आने वाले नहीं। उन भाई साहब ने पूछा कि रेल नेटवर्क से क्या जोड़ दिया जाएगा, ये आपका इलेक्शन एजेंडा बनेगा? निश्चित रूप से अभी तो इनको पूरा होने दो, एक एक काम कंप्लीट होगा और निश्चित रूप से हमारे गवर्नमेंट जो काम किया वो और किसी ने नहीं किया। अब नगरनार बनेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? चलिए आगे और सवाल लेते हैं यहाँ पर। जी बताइए। मैं माननीय कोमल पंडित जी, जिनका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आप पार्टी का हुआ है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका जन्म हुआ, पूरा देश जानता है, राष्ट्र जानता है। आज ये दोनों एक जो लड़ रहे थे केजरीवाल जी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और असंख्य भ्रष्टाचार जिसको देश जानता है, आज दोनों में कैसे किस बात की सहमति हो गई, किस बात में एकता हो गई है? ये भ्रष्टाचार के माल को खाने के लिए दोनों आज एक हो गए। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई, ये पूरा देश जानना चाह रहा है, पूरा देश पूछ रहा है। देखिए, मैं खुद राष्ट्रीय कमेटी है उसका मैं खुद मेंबर हूं। राष्ट्रीय कमेटी ने निर्णय लिया आम आदमी पार्टी ने कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, और कहीं भी किसी भी राज्य में आप देखेंगे कि हमने कांग्रेस के साथ कहीं गठबंधन नहीं किया है। ये भ्रम फैलाई जा रही है हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के गठबंधन नहीं किया तो कैंडिडेट खड़े कर देते, क्यों नहीं किया? देखिए, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, 6 साल हुए मात्र, 6 साल में हम कई राज्यों में संगठन बना लिए हैं। अब और सवाल लेते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी। यहाँ पे मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, हमारे कांग्रेस के माननीय विधायक अनुपनाथ जी किसानों के मुद्दे की बात कहते हैं। लोकसभा स्तर पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गरीबी हटाओ के मुद्दे को लाते हुए सभी किसानों को मतलब गरीबों को 12,000 रुपए देने की बात कही और साल के 72,000 देने की बात कही। कहां से देंगे, कैसे देंगे? क्या कर्जों में ला देंगे आप? जैसे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज 7,500 करोड़ के बॉन्ड बेच के कर्जा माफी के मुद्दे को लाया जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए का केवल ऋण माफी किया गया है, लेकिन 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर लदा हुआ है। तो क्या इसी कर्ज माफी के मुद्दे पे कर्जों पे लाद कर जनता को क्या सत्ता में बैठना चाहते हैं? देखिए अनुपनाथ जी महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, कर्जों के बोझ तले छत्तीसगढ़। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। हम जो 6,000 और 72,000 की बात कर रहे हैं, इंतजार करिए वो भी करके दिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई साहब को, ये नरेंद्र मोदी जी ढिंडोरा पीटे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जमा करेंगे। वो 15 लाख कहां से लाकर देते, ये जरा जाके पूछिए। आप बैठिए यहाँ पर और इधर से भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में सभी भारत की जनता से ये
निवेदन किए थे, घोषणा किए थे कि जो विदेश में काला धन है उसको हम 90 दिन के अंदर लाएंगे और पूरे गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, है ना। वो 15 लाख कहाँ गया जो वहाँ से वापस लाएंगे बोले था? एक भी आदमी को तो आप लोग नहीं दिए। हम लोग तो कर्जा बहुत लोगों का माफ किए, बहुत लोगों के खाते में कर्जा का पैसा वापस आया है। आप लोग तो 15 लाख बोल के 15 लाख को खा गए। आप पूरे आप लोग खा दौड़े हो पूरे। पत्रकारों से भी रायशुमारी कर लेते हैं। सुशील जी क्या कहेंगे इस पे? नहीं सर, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में था, छत्तीसगढ़ स्टेट में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में जो बात कही थी वो कंटिन्यू किसानों का कर्जा माफ किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय मोहन मंडावी जी बोल रहे थे कि किसी भी किसान के कर्जा, मैं खुद किसान हूँ, 25 रुपए धान का समर्थन मूल्य मुझे प्राप्त हुआ है और ये कहते हैं अभी पूरा 5 साल बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो पूरे 5 साल के अंदर देखते हैं इसको देखते हैं। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार कई बार कर्जे ले चुके हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। 10 जनवरी 2019 की राजस्थान पत्रिका में एक समाचार छपी थी, 49% मोदी सरकार ने कर्ज ले लिया है, बढ़ा दिया है कर्ज। 82 लाख करोड़ का कर्ज भारत में है। वो कर्ज कौन लिया? अभी 2-3 महीने में जो भूपेश बघेल की सरकार ने कर्ज लिया है बोल रहे हैं। फेक न्यूज, आपको न्यूज दिखा दूंगा मैं आपको। चलिए मोहन जी, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या ऐसा जो ये कह रहे हैं? देखो भाई, एक मिनट सुनिए, हम अपनी बात रखने दो। हेलो, हमको अपनी बात रखने दो। ये जो 15 लाख का जो है ना, हमारे मैनिफेस्टो देखिए, हमारे घोषणा पत्र में कहीं नहीं रहा है। ये आप लोग फालतू कह रहे हैं, आप दिखाइए ना हमारे कहाँ है ना। ये फालतू मनगढ़ंत कह रहे हैं। चलिए मनगढ़ंत कह रहे हैं। यहाँ पर शैडो कलेक्टर, पिछली सरकार में शैडो कलेक्टर थे यहाँ पर। क्या आप सवाल उठाना चाहते हैं? शैडो कलेक्टर बनाया था पिछली सरकार ने 1 दिन का। सर, मैं अपने प्रत्याशियों से भी, और नाम बता दीजिए। संदीप कुमार द्विवेदी मेरा नाम है। मैं आम जनता के नाते क्वेश्चन रखूंगा कि बड़ा सपना गरीब देखे भी तो पाप है। ये सिस्टम आपका युवाओं के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभिशाप है। सर, मैं आपको बता दूं कि साक्षर भारत का एक योजना चलता था, 5.5 लाख आपके देश में बेरोजगार ग्रामीण युवक उसमें काम करते थे। सरकार ने योजना बंद कर दी, 5.5 लाख युवक बेरोजगार हो गए। पता ही नहीं है उनके लिए। हम लोग आवाज उठाने के लिए आज कांग्रेस के पास भी गुहार लगा रहे हैं, बीजेपी के पास भी लगा रहे हैं, लेकिन ये दूसरों जो बड़े पोस्ट पे गस्टेस हैं उनकी मांग तो बार बार मानी जाती है, लेकिन गांव वाले हैं, जानते हैं गांव वाले मोहब्बत के सिवा क्या देंगे, इसलिए उनके सवाल ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि दिल तोड़कर क्या आप दिल्ली की सत्ता पाएंगे? दूसरी मैं पूछना चाहूंगा कि आप बोलते हैं स्वरोजगार में आपको रोजगार देंगे। सर, लवलीहुड कॉलेज आप लोग खोले हैं, बड़े मैंने सजा के चलाया जाता है, लेकिन यहाँ लाइवलीहुड नहीं लवलीहुड है वो, जो भी है। तो यहाँ के युवाओं को आप रोजगार के लिए प्रशिक्षण देते हैं और राजस्थान हरियाणा भेजते हैं 5,000 10,000 में बेटियों को, छोटे छोटे ग्रामीण बच्चों को, और वहाँ पे वो जाते हैं। वहाँ के वातावरण में अनुकूलन न होने के कारण या बहुत सारे वहाँ पे शोषण के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इनको पता ही नहीं है उस बारे में। सर, यहाँ पे आज से 5-10 साल पहले नदियाँ बहती थी, जंगल थे यहाँ पे, लेकिन आज सब गोल हो गए हैं। तो उसके लिए इनका विजन क्या है वो चीज बताए, ना कि राहुल मोदी क्या करेंगे। देखिए, बहुत वाजिब बात है। कांकेर लोकसभा सीट पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुद्दा बेहद जरूरी हो जाता है, उसका जवाब भी देना बेहद जरूरी है। साक्षर भारत योजना बंद कर दी गई, योजना बंद हुई तो हजारों बेरोजगार यहाँ पर खड़े हो गए। दोबारा शुरू करेंगे आप लोग? ये एजेंडा होगा? नहीं, चालू होगा। अब हमारी सरकार यहाँ नहीं है, ये सरकार आते बंद कर दी है। हमारे कई योजना बंद कर दिए। हमारे जो है आप देख रहे हैं, हमारे जो स्मार्ट कार्ड खत्म कर दिया गया। 5 लाख हमारे जो बीमार होने वाले भाई के लिए 5 लाख आता था उसको खत्म कर दिया गया। पंचायत में जो पैसा आया था, हमारे जो राशि आया था उसको वापस ले गए, है ना। और कई हजारों करोड़ लोन ले रहे हैं। आने वाले समय में देखना भाई, कर्मचारियों की भी तनख्वाह तक नहीं मिलेगा। आप नोट कर लो, ये तो कर्ज में डूब रहा है, कर्ज में डूब रहा है, कर्ज ले लेके घी पी रहे हैं। क्या कहेंगे भाई? बेरोजगारों को भी रोजगार देने के लिए हमारी सरकार अभी हफ्ता 15 दिन पहले 15,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली है। 15 साल में
ये इतनी वैकेंसी नहीं निकाली जितना 2 महीने में हमारी कांग्रेस सरकार ने वैकेंसी नहीं। साक्षर भारत को क्यों बंद कर दिया गया? वो भी तो बड़ा रोजगार का एक जरिया था। उस दिशा में प्रयास होगा आप लोगों का? चुनाव के डोमेन पर आप लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर अच्छे कार्य में हमारी नजर है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया। वहां हर कमीशन खोरी, आउटसोर्सिंग, व्हाट इज दिस? इसलिए हमने ऐसा योजना बंद किए हैं और दूसरा योजना लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में से ये 15,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। ये 15,000 शिक्षकों के ढिंढोरा पीट रहे हैं, जिसका अभी अता पता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में 2 लाख शिक्षकों को भर्ती किया, और निश्चित रूप से जो 2 लाख जो शिक्षक भर्ती हुए हैं, और कई ऐसे भर्तियां हुई हैं जो वर्षों से डेली वेज में काम करते थे, उन लोग को भी परमानेंट किया गया है। आज जिस प्रकार डॉक्टर, शिक्षक, तमाम चीजों का लगातार भर्तियां हो रही, विज्ञापन तो हमारी सरकार के द्वारा निकाला गया। आज इन लोग ऑनलाइन का हो गया बोल रहे हैं, लेकिन इन लोग केवल ढिंढोरा पीटने काम कर रहे हैं। सुमित्रा जी, स्थानीय मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं। बेरोजगारी एक बड़ी दिक्कत रही है पूरे समूचे बस्तर की, कांकेर लोकसभा सीट की भी। ये भी एजेंडा होना चाहिए आपके मैनिफेस्टो में। होना चाहिए। जब मैं ग्रामीण अंचल में जाऊंगी तो अपने आप मुद्दा बन जाएगा। बता रहे थे हमारे युवा भाई कितना पीड़ित हैं आज हमारे यानी कि ग्रामीण अंचल में, तो सभी उन लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो अपने आप मुद्दा बन जाएगा। बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन लोग इतना मुद्दा दे दिए हैं कि कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा दे दिए हैं। दुग्गा जी, कांकेर की नदियां सूख गई, लेकिन किसी भी सरकार ने उसे बचाने के लिए प्रयास नहीं किया। प्रयास के लिए यहाँ का स्थानीय जो संस्था है, उन लोगों का प्रस्ताव शासन स्तर पर जाना चाहिए, तो वो प्रयास नहीं हुआ। रही बात सरकार के द्वारा बस्तर क्षेत्र, समूचा बस्तर के लिए, चाहे अधोसंरचना विकास हो, चाहे शिक्षा का विकास हो, चाहे स्वास्थ्य का विकास हो, इस संबंध में 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत ज्यादा काम किया। और उसके पहले बस्तर की स्थिति पूरा दुनिया जानती है कि इसको लोग अजायब घर मानते थे, पर हम लोग दिग्विजय सिंह सरकार में विधायक थे 1993 में, तो चिल्ला कर बोलते थे कि शैक्षणिक संस्थाओं का, तकनीकी संस्थाओं का विस्तार कीजिए। वो एक नहीं सुने, कुछ नहीं करते थे। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बस्तर में मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, टेक्निकल स्कूल्स हुए, यूनिवर्सिटी हुआ, अंबिकापुर में हुआ, सरगुजा क्षेत्र में हुआ, तमाम सुदूर क्षेत्र के अनुसूचित 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया गया, औद्योगिक विकास का प्रयास किया गया, अधोसंरचना विकास किया गया। ये प्रमाण आज भी कोई भी जाके देख सकता है। चलिए और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर जनता। हाँ, अभी कांग्रेस के हमारे विधायक सामने में बैठे हैं। अभी 70 दिन हुए हैं और सरकार के तरफ से नरवा, घुरवा, गरवा बारी आया है। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि इस नरवा, घुरवा, गरवा बारी में आप कितने शिक्षित, गांव के कितने शिक्षित लोगों को रोजगार देंगे? क्या कॉन्सेप्ट है? इसके अंतर्गत हमारे लोग बाग इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं, टेक्निकल स्कूलों से आए हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इस नरवा, घुरवा, गरवा बारी में किस किस पद की वैकेंसी? चलिए ना जी, ये सवाल याद रखिएगा, इसका जवाब आपको देना है। आप बताइए। मैं एक किसान हूँ। मैं विगत 15 वर्षों से किसानी कर रहा हूँ। किसान के संबंध में अभी जो भाजपा के जो उम्मीदवार वो बताए थे कि 2500 रुपये नहीं दिया गया है। चूंकि मैं किसान हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे खाता में 2500 रुपये आ गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी जी हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केसरिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ, उनकी बातों को खंडन कर देना चाहूँ कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। दूसरी बात, मेरा प्रश्न यह है कि पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी मुद्रा लोन की। मुद्रा लोन योजना कितने % हुआ, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। और मेरी जानकारी में 10% हुआ है, तो वो किस मुद्दे के साथ में ये लेकर के आना चाहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और युवाओं को। मोहन भंडारी जी के लिए सवाल कृपया ध्यान में रखिएगा। जी बताइए।
सर ये हर चुनाव में रेल का मुद्दा उठता रहता है। कांकेर में जब भी चुनाव आता है रेल का मुद्दा उठता है। मैं कहता हूं कि रेल के मुद्दे को थोड़ा सा विराम दें। यहाँ के जो कांकेर जिले के सबसे बड़े जलाशय है दुधावा जलाशय, उसका कितना विस्तार हुआ है। दोनों सरकारें जो है किसान हितैषी की बात करती है, लेकिन अभी तक महानदी परिक्षेत्र में लखनपुरी, टहकाबार, अरौद, जेबरा तक वहाँ का केनाल का विस्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। क्या योजना है आप ये बताइए। चलिए तीन सवाल। पहला, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का विजन क्लियर नहीं हो रहा है अभी भी बहुत लोगों को। नरवा और रोजगार कैसे देंगे? सुनिए ना, नरवा घुरवा बाड़ी, ये पहले पूरा बोलिए, बहुत लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं। नरवा से आशय हमारे गांव में जैसे नदी जहां पानी बहता था और बंद हो गए हैं, सुन लीजिए मेरी बात, उन्हीं को वहीं के लोगों के द्वारा सिंचित के लायक बनाया जाएगा और वहां की जो मवेशी है, स्पष्ट है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, पूरा एक बार बोलिए। नरवा घुरवा, गलत हो रहा है, फिर से एक बार बोलिए। आप अपनी योजना के नाम नहीं बता पा रहे, तो लागू कैसे कर पाओगे? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, बोलिए एक बार। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, बहुत बढ़िया, ठीक है। रोजगार, एक सवाल आपका महत्वपूर्ण उठा कि मुद्रा योजना को लेकर जिस तरीके से ऋण बांटी गई, उसे लेकर जो सवाल था, मैंने कहा था जहन में रखिएगा, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये बताओ भाई, अभी अभी विधायक बने हैं जो नरवा गरवा घुरवा नहीं बोला थे, क्या करी बताओ ना। है दुर्भाग्य है। अभी सीधा सीधा बात यह है, हमारे बेरोजगार माला मैंने गोबर सकल ही ओला थोपवाए के काम करिए मन, यही रोजगार दिए मन गरवा का। और घर घर में घुरुआ बने, घर घर घुरुआ है नहीं, पूरा शहर में घुरुआ बने। ओकर बाद नरवा मन में पानी नहीं है तो लान के भरी है मन, है दुर्भाग्य भाई। अभी बने नहीं है, सिर्फ फार्म भरे हैं, फार्म भरे हैं, फार्म। अभी देख महीने के बाद क्या होने वाला है, वो रामायण पढ़ी, रामायण पढ़ी बोला थे। अरे आप देखते जाइए, है ना। हम तो राम राज ला देंगे यहाँ, दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राजा जी में कहो ना व्यापार, किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, आप देखते जाइए, है ना। ये तो हम तो मोदी जी के अभी नहीं, हम बोल दिए मोदी दोबारा, है ना। मोदी बिल्कुल बनना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी क्या कह रहे हैं? मेरा कहना है कि जो बेसिक काम की बातें हैं उस पर अपन ज्यादा चर्चा करें तो बेहतर होगा। मेरा दोनों ही पार्टी के नेताओं से गुजारिश है कि कई गांव ऐसे हैं आज भी उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाई है। पानी डुबीर गांव आपने सुना होगा, मीडिया में आई थी, वहां आज भी पीने की पानी की व्यवस्था आज नहीं हो पाई है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे जाने के लिए सड़क नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां स्कूल एकदम से जर्जर है, एकदम एक बच्चा भी उस स्कूल में नहीं बैठ सकता। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसको आप क्या करेंगे? इस पर ये मुद्दा होगा आप लोगों का। भरत जी आप बताइए। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गांव-गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बनाया गया और चतुर्भुज योजना के तहत आम नदियों को जोड़ने की जो सरकार की जो व्यवस्था था, निश्चित रूप से हमारा सरकार उसमें भी काम कर रहा है। बहुत से नदियां जुड़ भी रही। आप दुधावा डैम की बात करें, दुधावा डैम आज डैम यहां बना है, लेकिन उसका जो पानी जाता है कहां? भिलाई में जाता है। 90 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुंदरलाल पटवा जी की सरकार बनी, डाइवर्सन को केनाल को जो हम लोग उसमें काम कराए, अब वो बढ़ते क्रम में बढ़ते आज लोगों को पास सिंचाई का साधन बढ़ा है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, पहले छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश की बात नहीं हो रही। उन्होंने सवाल ये उठाया है कि कांकेर लोकसभा सीट में पानी की दिक्कत है, कुपोषण की भी एक समस्या का जिक्र यहाँ पर हुआ। कांकेर शहर की अगर बात करें, हमारी सरकार 15 साल रही, कांकेर में जल संवर्धन योजना के तहत हम लोग 24 करोड़ रुपया इस कांकेर को दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ दुर्भाग्य की बात यहाँ ये है कि यहाँ नगर पालिका में बैठे और जितने अधिकारी कर्मचारी उसमें जनप्रतिनिधि हैं, वो आज तक उसको पाइपलाइन नहीं बिछा पाए। अच्छा, ये एक सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपने अपने सांसदों को देखा है? सांसद को काम करते देखा है आप लोगों ने? जाइए नहीं कभी देखे हम। सांसद जी की उपलब्धि भी बता दीजिए कोई ऐसा सांसद। मैं बताना चाहूंगी, मैं श्रीमती मनीषा देवी कुलदीप, जनपद सदस्य जनपद पंचायत कांकेर। हमारे सांसद महोदय जी, पूर्व सांसद महोदय जी जो थे, अभी हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ वर्तमान भी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सांसद महोदय अपने जो क्षेत्र रहा अंतागढ़, हम तो कांकेर के बात तो छोड़ दे यहाँ की, लेकिन अंतागढ़ में मैं जाके रूबरू देख
पिछले वर्ष लोक सुराज अभियान में एक आवेदन आया था, बासनवाही के एक युवा संदीप द्विवेदी ने आवेदन दिया था कि सांसद जी के दर्शन करवा दो। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि सांसद जी के दर्शन करवाने के लिए लोक सुराज में आवेदन देना पड़ा? मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मैं कांकेर नगर पालिका में पार्षद भी हूँ। मैं इतना स्थिति खराब हो गया, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पैसे थे, इन्होंने हर डिपार्टमेंट के पैसे को सरकार वापस ले ली। इसका पैसा कब आएगा मैं जानना चाहता हूँ विधायक। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस में अभी जो 3 महीने में जो सरकार आई है, नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के यही है चिन्हारी हमर संगवारी, ये जो स्लोगन दिए हैं और नरवा के संवर्धन की बात करते हैं। मैं वो नरवा घुरवा का कैसे संवर्धन करेंगे? जो हमारी महानदी है, जीवन दायिनी है इस क्षेत्र की, उसके उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद भी माइनिंग प्लान के अवहेलना करते हुए आज भी वहां मशीनें लगी हुई है और धड़ल्ले से वहां रेत का उत्खनन हो रहा है। और ये नरवा की बात कब से चल रही है? ये अभी इनकी सरकार आने के बाद लगातार चल रही है। इसकी शिकायतें पहले भी आती रही हैं और लगातार मीडिया रिपोर्ट भी बनती रही है। इधर से एक विश्लेषण ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां कांकेर लोकसभा सीट को लेकर देखते बन रही है, क्या आपका विश्लेषण है? जनता कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही कि देश हित में भाजपा ठीक है या कांग्रेस ठीक है। और बीजेपी की जो मार्केटिंग है वो अपने ढंग से उनका अपना निराला अंदाज है और उसमें परफेक्ट है, तो जनता काफी कंफ्यूज है वोट किसको दे करके। और मुद्दे क्या होने चाहिए और किन मुद्दों को लेकर नेता जाते हैं जनता के बीच? जनता से जुड़े मुद्दे सब दरकिनार करके ये दूसरे उनके ध्यान भटकाते हैं। तो जैसे रेलवे लाइन की बात है, जो भान प्रतापपुर जो रेल लाइन आई है वो बीएसपी को आयरन और देने के लिए आई है, पब्लिक के लिए नहीं आई। पब्लिक के लिए नहीं आई, पब्लिक के लिए आना चाहिए था। बताइए। मैं यहाँ तमाम बैठे हुए सम्मानीय निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पे जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो चुने हैं, जो उनको हम चुनेंगे, ये क्या हमारे समक्ष अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मेरा सवाल इनसे ये है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, बहुत नाम है देश विदेश में, जो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए अपनी सब्सिडी छोड़ो, उज्ज्वला योजना चलाए, काफी ठीक है महिलाओं के लिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या ये अपनी सब्सिडी छोड़ने को तैयार है? ये हमें बताएं। चलिए इस पर जवाब लेते हैं। पीछे से कुछ और सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। बहुत लोग यहाँ पर अभी बाकी हैं। पीछा बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 3 साल में स्किल इंडिया एक विभाग बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा। पिछले 55 सालों में ऐसा कोई विभाग क्यों नहीं बना? और आने वाले समय में कांग्रेस अगर विजन देती है, उनका क्या विजन है? केवल मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। क्या ऐसा कोई विजन कांग्रेस का है? जैसे मोदी का है, मोदी ने स्वरोजगार के लिए कि हम आत्मनिर्भर बने, नोटबंदी जैसे नीतिगत फैसले, सुरक्षा के मामले, ऐसे मामलों पे कांग्रेस क्या केवल पाकिस्तान के साथ है? या रोजगार के विषय में ऐसे विषयों को कांग्रेस किस तरीके से अपना उद्देश्य कैसे बताएगी? जी बताइए, आपका कोई सवाल? हाँ। कांग्रेस सरकार ने ये कहा था कि शराब को हम बंद कर देंगे, लेकिन आज की स्थिति में शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या करेंगे? एक तो विजन को लेकर सवाल और शराबबंदी, अब खैर आपकी सरकार है। देश में ऐसे कुछ प्रदेश हैं जिसमें शराबबंदी पूर्णतः बंद है। वहाँ के जो प्रदेश है जहाँ बंद है, उसकी सर्वे वहाँ जांच की जा रही है कि वास्तव में बंद है या ब्लैकमेलिंग में दारू आ रही है। तब तक रिवेन्यू बढ़ाएगी सरकार। मोहन मंडावी जी, मोदी जी के विजन को लेकर यहाँ पर सवाल उठा है, लगता है कोई शक है विजन पर? देखो भाई, ये अपने घोषणा पत्र को देखें, पूर्ण शराबबंदी की इनकी है और सबसे ज्यादा शराब अभी बिक रहा है और इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, है ना। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबका प्रधानमंत्री, उनको चोर कहा जा रहा है। और जो वेल में है उनको, है ना, और जो आतंकवाद है उनको जी कह रहे, जी है माननीय जी। अरे दुर्भाग्य है ऐसे पार्टी का, जिन्होंने देश के कोई भी हो, संस्कारवान पार्टी होना चाहिए। अब शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। चोर कहना कितना बड़ा अपमान। चोर को हम अपने दुश्मन को भी चोर नहीं कहते,
ये सभ्यता सीखे, हम तो कहते हैं सभ्यता सीखे। सभ्यता सिखा रहे हैं भैया नाजी, इनके पास है ही क्या? भाषणबाजी सिखाने पढ़ाने के सिवाय कुछ नहीं है। देश के बारे में सोच नहीं है, देश के बारे में सोच ही नहीं है इनके पास। दुग्गा जी कुछ कह रहे थे। जी दुग्गा जी बताइए। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गंगा जल को हाथ में लेकर के सौगंध पूर्वक ये कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में शराबबंदी की जाएगी, और यहाँ की भोली भाली जनता ने विश्वास कर लिया, परंतु ये इनका जो सौगंध है वो बेकार गया। शराबबंदी ये नहीं कर पाए, शराबबंदी ये नहीं कर पाए। इस मामले में कांग्रेस झूठा साबित हुआ। चलिए ये सवाल अपना रिपीट कर दीजिए, इसका जवाब आना। मुद्रा लोन पे मैं उनसे मुद्रा लोन। आशीष सर, मैंने ये पूछा था, जवाब चाह रहा था कि ये जो सरकार की सुविधा मिलती है, 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है, सब्सिडी छोड़िए कि नहीं। मुद्रा लोन का आपने जवाब स्पष्ट नहीं किया है। मुद्रा लोन को लेकर तमाम विसंगतियां हैं। नहीं, कोई भी संगति नहीं। ये मोदी जी के विजन को लेकर भी एक सवाल था। अरे मोदी जी तो भाई इतने काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं? हमारी जो सरकार आई, एक बात बताओ, मैं सबसे पहले मैं बताऊं, हमको सबसे पहले छत्तीसगढ़ दिए, छोटे छोटे जिला में विभाजित किए। ये विकास सोचने के, विकास हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए। मैं पीएससी मेंबर था 2014 से अब तक के लगभग 14,000 पीएससी में अधिकारी बने। और कांग्रेस शासन अब देखिए 3 लाख लोगों को शिक्षा कर्मी बनाएगा, 3 लाख लोगों को, है ना? आप अभी बोल रहे थे कि 15,000 लोगों को निकाल रहे हैं, है ना? वक्त की बेहद कमी है, जाते जाते कुछ लयबद्ध हो जाए। मोहन जी बिल्कुल हो जाए। मैं तो हमारे बहनों के लिए जो काम किए, अभी गैस सिलेंडर है ना, गांव का पानी टंकी है ना, ये आप देखिए, हमारे गांव के दाई बहनी मन, हमारे गांव के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है, हमारे गांव के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है। नहीं जवाए हो नदिया नरवा, नहीं जवाए हो तरिया, नहीं जवाए वो तरिया, नहीं जवाए वो नदिया नरवा, नहीं जवाए वो तरिया, नहीं जवाए वो तरिया। गांव गली में नल हो गए, नहीं जवाए वो तरिया, नहीं जवाए वो तरिया। हमारे गांव के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्का। ये मोदी जी के नेतृत्व में है ना। हमारे आखिरी कमेंट अनूप नाग जी, आखिरी कमेंट, आखिरी आपका कमेंट, क्या जवाब? मैंने कहा ना, ये गाना लोरी में होने जाना कुछ नहीं है। यथार्थ धरती के अंदर हमारी जनता। अरे भैया, इनको तो गाना न राग न स्वर न क्या कहेंगे, है ना? सीखो, अरे लय तान सीखो। हमारे साथ आइए, हम आपको ट्रेनिंग साथ जाइए। फिलहाल वो साथ नहीं है आपके, ये चिंता का विषय बना हुआ है आपके लिए। चलिए फिर हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया करते हैं, जनता जनार्दन का शुक्रिया करते हैं। वक्त की बेहद कमी है, हम तमाम अतिथियों को धन्यवाद देते हैं। उपेंद्र जी आम आदमी पार्टी से, मोहन मंडावी जी बीजेपी से, अनूप नाग जी, भरत जी, सुमित्रा मारकोले जी, देवलाल दुग्गा जी, इसके अलावा जनता जनार्दन तमाम वर्ग के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे ये उम्मीद है कि चुनाव के दौरान बढ़ चढ़कर आप सब मतदान में शामिल होंगे और अपना कीमती वोट ईवीएम में दर्ज कराएंगे। कल हम पहुंचेंगे राजनांदगांव की जनता से रूबरू होंगे, राजनांदगांव के सियासी मिजाज को भांपने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के